अपराध और दंड, अध्याय 3 भाग 6। मैं नहीं मानता, मान ही नहीं सकता। रजुमिखिन ने परेशान होकर रस्कोल्निकोव के तर्कों का खंडन करते हुए कहा। वे लोग अब बकालेयेव के मकान के पास पहुंच रहे थे, जहां पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना और दुनिया देर से उनकी राह देख रही थीं। रजुमिखिन बहस के जोश में बार बार रास्ते में रुक जाता था। इस बात से वह कुछ बौखलाया हुआ और उत्तेजित था कि वे पहली बार उसके बारे में खुलकर बातें कर रहे थे। तो न मानो, रस्कोल्निकोव ने लापरवाही से, गैर जज्बाती मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम हमेशा की तरह किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे, पर मैं एक एक शब्द को तोल रहा था। तुम हो शक की, इसलिए उसके हर शब्द को तोल रहे थे। मैं मानता हूँ कि पोफिरिका और उससे भी ज्यादा उस कमबख्त जमेतोव का बातें करने का ढंग कुछ अजीब था। ठीक कहते हो, उसके रवैये में कोई बात तो थी, लेकिन क्या किस लिए? कल रात के बाद उसने अपनी राय बदल दी है। बात बल्कि उल्टी है। अगर उनके दिमाग में वह बेसर पैर का ख्याल होता तो वे उसे छिपाने की भरपूर कोशिश करते और तुम्हें अपने सारे पत्ते न दिखाते, ताकि बाद में तुम्हें पकड़ सकें। लेकिन सारी बातें ढिठाई और लापरवाही से भरी हुई थीं। अगर उनके पास सबूत होते, मेरा मतलब है, ठोस सबूत या कम से कम शक की कोई गुंजाइश ही होती, तो वे कुछ और बातें खोद निकालने की उम्मीद में अपनी चाल छिपाने की कोशिश जरूर करते। इसके अलावा बहुत पहले ही वे तलाशी भी ले चुके होते। लेकिन उनके पास कोई सबूत तो है नहीं, एक भी नहीं। सारा सिलसिला एक भ्रम है, एक छलावा। हर चीज धुंधली धुंधली है, एक उड़ता हुआ बेबुनियाद ख्याल। इसलिए ही वे लोग ढिठाई के सहारे मेरे पांव उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वह शायद इस बात से भी चिढ़ रहा था कि उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं। झुंझलाहट में उसने यह बात उगल भी दी। या शायद उसका कोई मंसूबा हो। आदमी बहुत तेज लगता है। ये जताकर कि वह सब कुछ जानता है, शायद वह मुझे डरा देना चाहता था। इन लोगों का सोचने का अलग ही एक ढंग होता है यार। लेकिन मुझे हर बात की सफाई देने से नफरत होती है। गोली मारो इसे। और दूसरा आदमी अपमान महसूस करता है, सरासर। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूँ। लेकिन चूंकि हम लोग इसके बारे में खुलकर बातें कर चुके और यह बहुत अच्छी बात है कि आखिर ऐसा हुआ, मुझे बड़ी खुशी है। इसलिए अब मैं भी साफ बता दूं कि मैंने बहुत पहले ही इन लोगों में यह बात देख ली थी। तब उसकी एक झलक भर थी, एक ढका छिपा इशारा। लेकिन यह इशारा भी क्यों? उनकी हिम्मत पड़ी कैसे? उनके पास बुनियाद है। इसके लिए तुम नहीं जानते कि मैं कितना अंदर ही अंदर उबलता रहा हूँ। सोचने की बात है, महज इसलिए कि एक गरीब छात्र को, जो अपनी गरीबी और बीमारी के वहम की वजह से टूट चुका है, सख्त सरसामी बीमारी से फौरन पहले ध्यान में रखने की बात है। ये एक ऐसे आदमी को जो शक्की, घमंडी और स्वाभिमानी है, जिसने 6 महीने से किसी से मिलकर बात तक नहीं की, जिसके कपड़े तार तार हो चुके और जिसके जूतों के तले तक नदारद हैं। उस आदमी को कुछ मनहूस पुलिस वालों का सामना करना और उनकी बदतमीजी को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर अचानक उसके सामने एक कर्ज के भुगतान का झंझट खड़ा कर दिया जाता है, वही प्रोनोट जो चेबारोव ने पेश किया था। नए रंग रोगन की बदबू, 30 डिग्री की गर्मी और हवा में घुटन, लोगों की भीड़, एक ऐसी औरत के कत्ल की चर्चा जिसके यहाँ उससे कुछ ही अरसा पहले वह गया था, और ऊपर से खाली पेट। ऐसे में उसे गश आ गई तो कौन सी बड़ी बात है? यही है वह कुल बुनियाद जिस पर उन्होंने ये सारा तुमार बांधा है। गोली मारो उनको। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें कितनी ठेस पहुंची होगी इस बात से, लेकिन रोदिया, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इन लोगों पर हंसता, उनके मनहूस मुंह पर थूकता, एक बार नहीं दर्जन बार थूकता और हर तरफ थूकता। मैं बड़ी सफाई से उन पर चौतरफा चोट करता और इस तरह सारे सिलसिले को खत्म कर देता। जाने दो उन्हें भाड़ में। हिम्मत न हारो। बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन सारी बात को इसने लड़ी में बड़े ढंग से पिरोया है, रस्कोल्निकोव ने सोचा। भाड़ में जाएं, लेकिन जिरा कल फिर होगी। उसने तल्खी से कहा, जरूरी है क्या कि मैं उन्हें हर बात की सफाई देता फिरूं? मुझे तो इसी बात से झुंझलाहट हो रही है कि कल रेस्तरां में मैंने जमेतोव से बात करना भी गवारा किया। छोड़ो भी, मैं खुद पोफिरी के पास जाऊंगा और उससे घर के आदमी की तरह सारी बातें
उगलवा लूंगा। सारी बातें पूरी तरह मुझे रत्ती रत्ती बताए बिना वह बचकर जाएगा कहाँ। रही जमेतोव की बात तो आखिरकार इसने सारी असलियत बूझ ही ली। रस्कोल्निकोव ने सोचा। रुको। रजुमिखिन एकाएक उसका कंधा पकड़कर उत्तेजना के मारे बोला, 1 मिनट रुको। तब तुम गलत कह रहे थे। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है कि तुम्हारा कहना गलत है। वह फंदा कैसे था? तुम कहते हो कि मजदूरों के बारे में जो सवाल किया गया वह एक फंदा था। अगर वह तुम्हारा काम होता तो तुम क्या कहते कि तुमने फ्लैट की पुताई होते देखी थी या मजदूरों को देखा था? बल्कि इसके उल्टे, तुमने अगर देखा भी होता तो यही कहते कि कुछ नहीं देखा। अपने खिलाफ भला कौन ऐसी बात मान लेगा? अगर मैंने वह काम किया होता तो यकीनन ये कहता कि मैंने मजदूरों को देखा था और फ्लैट को भी। रस्कोल्निकोव ने झिझकते हुए और नफरत से जवाब दिया। लेकिन अपने खिलाफ कुछ कहने की जरूरत क्या है? क्योंकि सिर्फ किसान या एकदम नौसिखिए अनाड़ी ही जिरह में हर बात से इनकार करते हैं। आदमी अगर जरा भी समझदार और तजर्बेकार हुआ तो वह उन तमाम बातों को मान लेने की कोशिश करेगा जिनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन उनके लिए वह कोई दूसरी वजह ढूंढने की कोशिश करेगा। उसे कोई ऐसा नया मोड़ देने की कोशिश करेगा जिसका किसी को गुमान भी न हो, जिसकी वजह से उन बातों का महत्व ही कुछ और हो जाए और उनका मतलब बदल जाए। पोफिरी को यकीनन उम्मीद रही होगी कि मैं यही जवाब दूंगा, सच्चाई का रंग पैदा करने के लिए कहूंगा कि उन्हें मैंने देखा था और फिर इसकी कोई सफाई दूंगा। लेकिन तब वो फौरन यही कहता कि 2 दिन पहले तो मजदूर वहां हो ही नहीं सकते थे और इसलिए तुम वहां कत्ल के दिन 8 बजे निश्चित ही रहे होगे। इस तरह तो वह एक छोटी सी बात पर तुम्हें फंसा लेता। हाँ, वो यही उम्मीद तो लगाए बैठा था कि मुझे सोचने का मौका न मिले, कि मैं जल्दी से सबसे साफ नजर आने वाला जवाब दे दूं और इस तरह ये बात भूला बैठूं कि मजदूर वहां 2 दिन पहले तो हो ही नहीं सकते थे। लेकिन इस बात को तुम भूल कैसे सकते थे? बहुत आसान है। ऐसी ही बेवकूफ़ी की बातों में चालाक लोग सबसे आसानी से फंसते हैं। आदमी जितना ही सयाना होता उतना ही कम शक उसे इस बात का रहता है कि वो किसी सीधी सादी बात पर पकड़ा जाएगा। आदमी जितना ही सयाना होता है उतने ही सीधे सादे फंदे में फंसता है। पोफिरी उतना बेवकूफ़ नहीं जितना तुम समझते हो। ऐसी बात अगर है तो वह काइयाँ है। रस्कोल्निकोव अपनी हंसी न रोक सका, लेकिन उसी पल उसे यह बात भी कुछ अजीब सी लगी कि वह खुलकर बातें कर रहा था और सफाई देने के लिए उत्सुक था, जबकि इससे पहले सारी बातचीत वह उदास भाव से और अरुचि के साथ करता आ रहा था। जाहिर था कि इसके पीछे उसका कोई उद्देश्य था और वह अपनी जरूरत से मजबूर था। इसके कुछ पहलुओं ने मुझे बहका दिया है, उसने मन में सोचा, लेकिन अचानक उसी पल वह बेचैन हो उठा, गोया उसके दिमाग में कोई भयानक विचार पैदा हो गया हो जिसकी उसे कोई उम्मीद न थी। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। वे बकालेव के मकान के फाटक तक पहुंच चुके थे। तुम अकेले जाओ, रस्कोल्निकोव ने अचानक कहा। मैं अभी आता हूँ। जा कहाँ रहे हो? हम तो यहाँ पहुँच चुके हैं। उद्धरण ... जाना ही पड़ेगा, मुझे एक काम है। मैं आधे घंटे में आता हूँ। उन लोगों से कह देना, चाहे जो करो पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्यों मुझे तुम भी सताना चाहते हो? वो इतनी कड़वाहट से चिड़चिड़ा कर आंखों में घोर निराशा भर कर चीखा कि रजुमिखिन सहम गया। उसके हाथ पांव ढीले पड़े गए। कुछ देर वो उदास भाव से चौखटे पर खड़ा देखता रहा कि रस्कोल्निकोव लंबे कदम रखता हुआ अपने घर की ओर चला जा रहा है। आखिरकार दांत पीसकर और मुठ्ठियां भींचकर उसने कसम खाई कि वह आज ही पोफिरी को पूरी तरह निचोड़ कर रख देगा। फिर वो पुल्खेरिया अलेक्सांद्रोवना को तसल्ली देने ऊपर गया, जो उन लोगों के इतनी देर तक न आने की वजह से परेशान हो रही थी। रस्कोल्निकोव अपने घर पहुंचा तो उसका माथा पसीने से तर था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर गया और अपने खुले हुए कमरे में जाकर फौरन अंदर से कुंडी लगा ली। फिर वह दहशत और बदहवासी के आलम में कोने की ओर भागा, कागज के नीचे उस खोखल की ओर अपना हाथ अंदर डाला जहां उसने चीजें रखी थीं और कई मिनट तक ध्यान से उस खोखल के अंदर हर दरार को कागज की हर शिकन टटोलकर देखता रहा। वहां कुछ भी न मिला तो वह उठकर खड़ा हो गया और गहरी सांस ली।
बकालेयेव के मकान की सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते वह अचानक फिर सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़, कोई जंजीर, कोई बटन या उस कागज़ का कोई छोटा सा टुकड़ा जिसमें उन चीज़ों को लपेटा गया था और जिस पर बुढ़िया के हाथ से कुछ लिखा हो, किसी तरह इधर उधर खिसक गया हो, किसी दरार में जा पड़ा हो और बाद में अचानक उसके खिलाफ एक पक्के सबूत की तरह बरामद हो जाए। वह विचारों में खोया खड़ा रहा और एक अजीब सी खिसियाई हुई कुछ बेमानी मुस्कान उसके होठों पर मडलाती रही। आखिर अपनी टोपी उठाकर वह चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके विचार बुरी तरह उलझे हुए थे। वह ख्यालों में खोया खोया सा फाटक तक पहुंचा। लो, खुद ही आ गया, किसी ने ऊंची आवाज में कहा। रसकोलनिकोव ने नजरें उठाकर देखा। दरबान अपनी कोठरी के दरवाजे पर खड़ा नाटे कद के एक आदमी को उसकी ओर उंगली से इशारा करके बता रहा था। वह आदमी देखने से शहरी लगता था, गाउन जैसा लंबा कोट और वास्कट पहने था और दूर से देखने पर किसी किसान औरत जैसा मालूम होता था। कंधे कुछ झुके हुए थे और उसका तेल से चीकिट टोपी से ढका सर लटका हुआ और पूरा बदन आगे की ओर झुका हुआ था। थुल झुर्रीदार चेहरे से उसकी उम्र 50 से ऊपर लगती थी। छोटी छोटी आंखें चर्बी की तहों में छिपकर रह गई थीं और उन तहों के बीच से झांककर बड़ी उदासी, कठोरता और असंतोष से सब कुछ देखती थीं। बात क्या है? रसकोलनिकोव ने दरबान की ओर बढ़ते हुए पूछा। उस आदमी ने नजरें बचाकर रसकोलनिकोव को गौर से, किसी निश्चित भाव से और ठहराव के साथ देखा और फिर धीरे धीरे घूमकर एक शब्द भी कहे बिना फाटक से बाहर सड़क पर चला गया। वह क्या चाहता है? रसकोलनिकोव जोर से चिल्लाया। वह तो पूछ रहा था कि यहाँ कोई छात्र रहता है। फिर उसने आपका नाम लिया और पूछा कि किराएदार किसका है। मैंने आपको आते देखा तो इशारा करके बता दिया और वह चला गया। बस इतनी सी बात है। दरबान भी जरा चकराया हुआ लग रहा था, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं। एक पल कुछ सोचने के बाद वह मुड़कर अपनी कोठरी में चला गया। रसकोलनिकोव उस अजनबी के पीछे भागा और फौरन ही देखा कि वह सड़क की दूसरी पटरी पर इसी तरह नपे तुले कदम बढ़ाता हुआ सधी चाल से जमीन पर नजरें गड़ाए चला जा रहा है, गोया किसी गहरे सोच में डूबा हो। रसकोलनिकोव ने थोड़ी ही देर में उसे पकड़ लिया और कुछ देर उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार उसने उसके बराबर आकर उसके चेहरे की ओर देखा। उस आदमी ने भी उसे फौरन पहचान लिया, जल्दी से उस पर एक नज़र डाली, लेकिन फिर अपनी नज़रें झुका लीं। वे दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ एक भी शब्द बोले बिना चलते रहे। आप मेरे बारे में पूछ रहे थे? दरबान से आखिरकार रसकोलनिकोव ने कहा, लेकिन जरा धीमे स्वर में। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, रसकोलनिकोव की तरफ देखा तक नहीं। दोनों के बीच फिर से खामोशी छा गई। वजह क्या है कि आप आए, मेरे बारे में पूछा, और अब कुछ बोलते भी नहीं। आखिर मतलब क्या है इसका? रसकोलनिकोव की आवाज उखड़ गई। लगा कि वह शब्दों को ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। अब उस आदमी ने आंखें ऊपर उठाईं और रसकोलनिकोव को खौफनाक नजरों से देखा। तू हत्यारा, उसने अचानक शांत लेकिन साफ और स्पष्ट लहजे में कहा। रसकोलनिकोव उसके साथ चलता रहा। उसकी टांगें अचानक कमजोरी महसूस करने लगी, पीठ में ऊपर से नीचे तक सिहरन सी दौड़ गई और लगा कि उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई है। उसका दिल फिर अचानक इस तरह धड़कने लगा जैसे छाती फाड़कर निकल जाएगा। दोनों चुपचाप इसी तरह एक दूसरे के साथ कोई 100 कदम तक चलते रहे। उस आदमी ने रसकोलनिकोव की ओर देखा भी नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? क्या? कौन है हत्यारा? रसकोलनिकोव ने इतने धीमे से बुदा कर कहा कि सुनना भी मुश्किल था। तुम हो, उस आदमी ने और भी स्पष्ट और रुबदार स्वर में कहा। उसके होठों पर विजय की नफरत भरी मुस्कान थी। रसकोलनिकोव के पीले चेहरे की ओर उसकी भयभीत आंखों में आंखें डालकर उसने एक बार फिर देखा। वे दोनों चौराहे पर पहुंच चुके थे। वह आदमी पीछे की ओर देखे बिना बाईं ओर घूम गया। अब रसकोलनिकोव वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। उसने देखा कि 50 कदम जाने के बाद उस आदमी ने मुड़कर उसे वहीं खड़े हुए देखा। रसकोलनिकोव ठीक से देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसे लगा कि उस शख्स के होठों पर खुली नफरत और विजय की वही मुस्कुराहट थी।
धीमे लड़खड़ाते कदमों से रस्कोल्निकोव अपने कमरे की ओर वापस चला। घुटने आपस में टकरा रहे थे और उसे लग रहा था कि सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। कमरे में पहुंचकर उसने मेज पर टोपी उतार कर रखी और कोई 10 मिनट तक बिना हिले डुले मूर्ति की तरह खड़ा रहा। निढाल होकर फिर वह सोफे पर बैठ गया और फिर दर्द की एक हल्की कराह के साथ टांगे फैलाकर लेट गया। उसकी आंखें बंद थीं। कोई आधे घंटे वह इसी तरह लेटा रहा। वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था। कुछ विचार थे या विचारों के टुकड़े थे, कुछ अव्यवस्थित और बिखरी हुई तस्वीरें दिमाग में तैर रही थी, उन लोगों के चेहरे जिन्हें उसने बचपन में देखा था या जिनसे कहीं एक बार मिला था, जिनकी सूरत भी वो कभी याद नहीं कर सकता था। एक गिरजाघर की वह बुर्ज जिसमें घंटा लगा हुआ था, किसी रेस्तरां में रखी हुई बिलियर्ड की मेज और उस पर बिलियर्ड खेलता कोई अफसर, किसी तहखाने में स्थित तंबाकू की दुकान में सिगारों की खुशबू, एक भटियारखाना, अंधेरी सीढ़ियां जिन पर गंदा पानी बहते रहने की वजह से चिपचिपाहट और फिसलन थी और अंडों के छिलके हर तरफ बिखरे हुए थे। कहीं दूर से इतवार को गिरजाघर में बजते घंटे की आवाज हवा की लहरों पर तैरती हुई आ रही थी। ये तस्वीरें एक बवंडर की तरह चक्कर काटती हुई तेजी से एक के बाद एक चली आ रही थीं। कुछ तस्वीरें उसे अच्छी लगी और उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ना चाहा, लेकिन वे धुंधली होती हुई गायब हो गईं। तमाम वक्त उसके अंदर एक घुटन सी मौजूद रही, लेकिन ऐसी भी नहीं कि उसे पूरी तरह दबोच ले, वो बल्कि कभी कभी अच्छी भी लगती थी। बदन में हल्की कंपी अभी भी हो रही थी, लेकिन ये कंपी भी उसे भली सी लग रही थी। उसे रज्जुमिखिन के तेज कदमों की आहट सुनाई दी। उसने आंखें बंद कर ली और सोने का बहाना करके पड़ा रहा। रज्जुमिखिन ने दरवाजा खोला और कुछ देर तक गोया झिझकता हुआ दरवाजे पर ही खड़ा रहा। फिर दबे पांव वह कमरे में आया और सावधानी से सोफे के पास गया। रस्कोल्निकोव ने नस्तासिया के चुपके चुपके बोलने की आवाज सुनी। जगाने का नहीं, सोने दो उसका, खाना बाद में खा लेगा। सही बात है, रज्जुमिखिन ने जवाब दिया। दबे पांव दोनों बाहर चले गए और दरवाजा बंद करते गए। आधा घंटा और बीता। रस्कोल्निकोव ने आंखें खोली और करवट बदलकर सर के पीछे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर पीठ के बल लेट गया। कौन है वह? कौन था जो धरती का सीना फाड़कर इस तरह अचानक बाहर निकल आया था? कहाँ था वह और क्या क्या देखा है? उसने सब कुछ देखा है, ये बात तो साफ है। उस वक्त वह कहाँ था और उसने वह सब कहाँ से देखा? अब वह इसी वक्त धरती का सीना फाड़कर बाहर क्यों निकला, पर वह देख कैसे सकता था? क्या यह मुमकिन है? रस्कोल्निकोव सोचता रहा। उसका बदन ठंडा पड़ता गया और कंपी बढ़ती गई। और वह जेवर की डिबिया जो निकोलाई ने दरवाजे के पीछे पाई थी, वह क्या मुमकिन था? सुराग बाल बराबर लकीर भी नजर से चूक जाए तो पहाड़ जैसा सबूत खड़ा हो जाता है। एक मक्खी उधर से उड़कर जा रही थी, उसने तो देखा था। क्या ऐसा मुमकिन है? उसे अचानक अपने आप से नफरत सी होने लगी, यह महसूस करके कि वो कितना कमजोर हो गया था, उसका बदन कितना कमजोर हो गया था। मुझे ये बात पता होनी चाहिए थी, उसने तल्खी से मुस्कराते हुए सोचा। अपने आप को जानते हुए और यह जानते हुए कि मुझे कैसा होना चाहिए, मैंने ये हिम्मत कैसे की भला की कुल्हाड़ी उठाए और खून बहा दिया? मुझे पहले से पता होना चाहिए था। मुझे पता तो था, उसने निराशा के साथ बहुत धीमे स्वर में कहा। कभी कभी वह किसी विशेष विचार पर आकर अटक जाता था। नहीं, वे लोग कुछ और ही मिट्टी के बने हुए होते हैं। जो सच्चा स्वामी होता है, जिसे हर बात की छूट होती है, वह तूलों पर तूफान की तरह चढ़ाई करता है, पेरिस में कत्लेआम करता है, मिस्र में अपनी एक पूरी फौज छोड़ आता है, मास्को के धावे में अपने 5 लाख फौजी गंवा देता है और वियना पहुंचकर हंसकर सारी बात लफ्जों के खेल में टाल देता है। फिर उसके मरने के बाद उसके स्मारक बनाए जाते हैं और इस तरह सब कुछ माफ कर दिया जाता है। नहीं, यूं लगता है कि ऐसे लोग हाड़ मांस के नहीं बल्कि कांसे के बने होते हैं। अचानक एक ऐसा फालतू विचार उसके दिमाग में आया कि उसे हंसी आ गई। नेपोलियन, मिस्र के पिरामिड, वॉटरलू और एक कम वक्त सूखी सी कमीनी बुढ़िया, चीजें गिरवी रखने वाली, जिसके पलंग के नीचे एक बड़ा सा लाल रंग का संदूक था। अच्छी खिचड़ी है पोफिरी पेत्रोविच जैसों के हजम करने के लिए।
आखिर वे लोग ऐसी बातों को पचा कैसे जाते हैं? कितनी फूहड़ बात है। 1. नेपोलियन घुटनों के बल रेंगकर एक खूसट बुढ़िया के पलंग के नीचे जा रहा है। उफ, क्या बकवास है। कुछ पल तो ऐसे भी आते थे जब उसे लगता था कि वो पागलों की तरह बकबका रहा है। उस पर बुखार के जुनून जैसी हालत छा गई। बुढ़िया की कोई अहमियत ही नहीं, उसने उत्तेजित होकर बिना किसी प्रसंग के सोचा। बुढ़िया एक गलती थी शायद, लेकिन असली अहमियत उसकी है ही नहीं। बुढ़िया तो बस एक बीमारी थी। मुझे हद पार करने की जल्दी थी। मैंने एक इंसान की नहीं, एक सिद्धांत की हत्या की। मैंने सिद्धांत की हत्या तो कर दी, लेकिन हद के पार न जा सका, इसी तरफ रुक गया। मैं सिर्फ हत्या ही कर सकता था, पर लगता है कि मैं वह भी नहीं कर सकता था। सिद्धांत वह बेवकूफ़ रजुमिखिन अभी अभी सोशलिस्टों को गाली क्यों दे रहा था? वे मेहनती, कारोबारी लोग होते हैं, उनका नारा सबका सुख है। नहीं, ये जिंदगी मुझे सिर्फ एक बार मिली है, फिर कभी नहीं मिलेगी, सो मैं सबके सुख की राह नहीं देखना चाहता। अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं, वरना बेहतर है कि जिंदा ही न रहा जाए। ये तो मैं कर ही नहीं सकता कि मेरी माँ भूखी मर रही हो और मैं अपनी जेब में रूबल रखे हुए सबके सुख की राह देखता हुआ उसके पास से होकर आगे बढ़ जाऊं। सबके सुख की इमारत खड़ी करने के लिए मैं भी उसमें अपनी एक छोटी सी ईंट लगा रहा हूं और इस पर मेरे मन को पूरा पूरा संतोष है। हाँ हाँ, तुमने मुझे नज़रअंदाज क्यों किया? मुझे सिर्फ एक बार जिंदगी करनी है, मैं भी चाहता हूँ कि छह, मैं एक संवेदनशील जू हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अचानक उसने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। हाँ, मैं एक जू हूँ। उसके विचारों का क्रम जारी रहा। उसने इस विचार को पकड़ लिया था, मन ही मन उस पर खुश हो रहा था और उससे खेल रहा था। उसे इसमें ऐसी खुशी मिल रही थी जैसी किसी से बदला लेकर मिलती है। सबसे पहले तो इसलिए कि मैं इस बारे में तर्क दे सकता हूँ कि मैं एक जू हूँ, और दूसरे इसलिए कि पिछले 1 महीने से मैं अपनी हितैषी नियति को परेशान करता रहा हूँ, उससे इस बात की गवाह रहने को कहता रहा हूँ कि मैंने अपनी शारीरिक वासनाओं के लिए नहीं बल्कि एक सुंदर और उदात्त उद्देश्य के लिए इस काम का बीड़ा उठाया था। हाँ हाँ। तीसरे, जहाँ तक हो सका मैंने इस काम को पूरी तरह न्यायपूर्ण ढंग से निभाने की कोशिश की। हर चीज को अच्छी तरह नाप तोल कर और हर बात का हिसाब करके। जितनी जुएं थीं उनमें से मैंने सबसे बेकार जू को चुना और उससे बस उतना ही लिया जितना कि मुझे पहला कदम उठाने के लिए जरूरत थी, न उससे ज्यादा और न उससे कम। इसलिए कि बाकी उसकी वसीयत के अनुसार मठ को मिल जाए। हाँ हाँ। तो जिस बात से यह पता चलता है कि मैं सिर्फ एक जू हुआ, उसने दांत पीसकर मन ही मन कहा, यह है कि मैं शायद उस जू से भी ज्यादा नीच और ज्यादा घिनौना हूँ, जिसको मैंने मार डाला। और ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि उसे मारने के बाद मैं अपने आप से यही कहूँगा। क्या कोई इससे भी भयानक बात हो सकती है? कैसा ओछापन है, कैसी नीचता है। मैं तलवार हाथ में लिए घोड़े पर सवार उस पैगंबर को तो समझ सकता हूँ जो कहता है, यह अल्लाह का हुक्म है, और थर-थर कांपती हुई मखलूक को उसका हुक्म मानना चाहिए। पैगंबर का कहना ठीक है और पैगंबर की यह करनी भी ठीक है कि वो सड़क पर लश्कर खड़ा करके गुनहगारों और बेगुनाहों दोनों का सफाया कर दे और इसकी वजह तक न बताए कि उसने ऐसा क्यों किया। ए थर थर कांपती हुई मखलूक, तेरा काम हुक्म मानना है, न कि ख्वाहिशें रखना, क्योंकि वह तेरे हिस्से की चीज नहीं है। मैं उस बुढ़िया को कभी माफ नहीं करूंगा। उसके बाल पसीने में भीगे हुए थे, कांपते हुए होठ सूख गए थे और नजरें छत पर जमी हुई थीं। मेरी माँ, मेरी बहन, उनसे मुझे कितना प्यार था, तो अब मुझे उनसे नफरत क्यों है? हाँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ, मुझे उनकी सूरत से भी नफरत है, मैं उन्हें अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे याद है मैंने अपनी माँ के पास जाकर उन्हें प्यार किया था, तो क्या मैं उनके सीने से लग जाऊं और सोचूं कि अगर उन्हें मालूम होता कि, तो फिर मैं उन्हें बता ही क्यों न दूं? मुमकिन है मैं यही करूं। वो भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा मैं हूँ, उसने दिमाग पर जोर देकर सोचने की कोशिश करते हुए मन में कहा, गोया सरसाम की हालत से लड़ने की कोशिश कर रहा हो। ओह, मुझे अब उस बुढ़िया से कितनी नफरत है। मुझे तो लगता है कि अगर वह फिर जिंदा हो जाए तो मैं उसे फिर कत्ल कर दूं। बेचारी लिजावेता।
वो अंदर आई ही क्यों? लेकिन ये भी अजीब बात है, ऐसा क्यों है भला कि मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं, गोया उसे मैंने कत्ल न किया हो ले जावेता। सोनिया, बेजबान बेचारी, जिनकी आंखों से हरदम नेकी बरसती है। बेचारी ये नेक औरतें, ये रोती क्यों नहीं, कराहती क्यों नहीं, वे हर चीज छोड़ देती हैं। उनकी आंखों में नरमी है और नेकी है। सोनिया, सोनिया, नेक दिल सोनिया। वह नीम बेहोश हो गया। उसे अजीब लग रहा था कि उसे ये भी याद न था कि वह सड़क पर कैसे पहुंचा। काफी देर हो चली थी। गोधूली की वेला बीत चुकी थी और पूनम के चांद की चमक तेज होती जा रही थी। पर हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सड़क पर लोगों की भीड़ थी। मजदूर और व्यापारी अपने अपने घर जा रहे थे, बाकी लोग टहलने निकले थे। गारे, धूल और सड़ते हुए ठहरे पानी की बू चारों तरफ फैली हुई थी। रस्कोल्निकोव उदासी और चिंता में डूबा चला जा रहा था। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि वो किसी उद्देश्य से निकला था, उसे जल्द ही कोई काम करना था, लेकिन वह काम था क्या, इसे वह भूल गया था। अचानक वह ठिठक कर रुक गया और देखा कि एक आदमी सड़क की दूसरी पटरी पर खड़ा उसे इशारे से बुला रहा है। सड़क पार करके वह उसके पास तक गया, लेकिन वह आदमी फौरन ही मुड़कर सर झुकाए हुए चल पड़ा, गोया उसने उसे कोई इशारा ही न किया हो। गोया उसने मुझे सचमुच इशारा क्या नहीं किया था, रस्कोल्निकोव सोचने लगा, लेकिन साथ ही उसके बराबर पहुंचने की कोशिश भी करता रहा। जब वो उससे कोई 10 कदम दूर रह गया तो उसे पहचाना और डर गया। वो लंबा कोट पहने वही झुके हुए कंधों वाला आदमी था। रस्कोल्निकोव कुछ दूरी रखकर उसके पीछे चलता रहा और उसका दिल धड़क रहा था। दोनों जब एक मोड़ पर मुड़ गए तो भी उस आदमी ने पीछे पलटकर नहीं देखा। उसे क्या मालूम है कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, रस्कोल्निकोव ने सोचा। वह आदमी एक बड़े से घर के फाटक में घुसा। रस्कोल्निकोव भी जल्दी से फाटक के पास तक पहुंच गया और अंदर झांक कर देखने लगा कि वह आदमी घूमकर उसे इशारा करता है या नहीं। अहाते में पहुंचकर वह आदमी घूमा और लगा कि उसने एक बार फिर उसे इशारे से बुलाया है। रस्कोल्निकोव फौरन उसके पीछे पीछे अहाते में पहुंच गया, लेकिन वह जा चुका था। वह पहले जीने से ऊपर गया होगा। रस्कोल्निकोव उसके पीछे लपका। उसने 2 मंजिल ऊपर सधे हुए धीमे कदमों की आहट सुनी। सीढ़ियां कुछ अजीब सी पहचानी हुई लग रही थीं। वह पहली मंजिल की खिड़की के पास पहुंचा, जिसके कांच में से चमकते हुए चांद की फीकी, उदास और रहस्यमयी रोशनी दिखाई दे रही थी। फिर वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वाह, वह फ्लैट यही तो है जहां पुताई वाले मजदूर काम कर रहे थे। इसे वह फौरन क्यों नहीं पहचान सका। ऊपर से उस आदमी के कदमों की आहट आनी बंद हो गई थी। वह रुक गया या कहीं छिप गया होगा। वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा। क्या मैं और ऊपर जाऊं? चारों ओर भयानक सन्नाटा था, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। उसे अपने ही कदमों की आहट से अब डर लगने लगा था। कितना अंधेरा था। यहीं किसी कोने में वह आदमी छिपा होगा। फ्लैट पूरी तरह खुला हुआ था। वह झिझकते झिझकते अंदर गया। ड्योढ़ी बहुत अंधेरी और खाली खाली लग रही थी, जैसे हर चीज हटा दी गई हो। दबे पांव वह धीरे धीरे बैठक में घुसा, जिसमें भरपूर चांदनी छिटकी हुई थी। वहां पहले की तरह ही हर चीज मौजूद थी। कुर्सियां, आईना, पीला सोफा, फ्रेमों में जड़ी तस्वीरें। खिड़कियों में से बड़ा सा गोल और तांबाई लाल रंग का चांद झांक रहा था। चांद से ही चारों ओर की इतनी शांति फूट रही है, वह भी एक रहस्य का ताना बाना बुन रहा है, रस्कोल्निकोव ने सोचा। वहीं खड़ा वह इंतजार करता रहा और देर तक इंतजार करता रहा। लेकिन चांदनी की खामोशी जितनी ही बढ़ती जाती थी, उसके दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज होती जाती थी, यहाँ तक कि उसे दर्द होने लगा। सन्नाटा वैसे ही छाया रहा। अचानक उसे सूखी लकड़ी के टूटने जैसी तेज चटकने की आवाज पल भर के लिए सुनाई दी और उसके बाद सन्नाटा फिर छा गया। अचानक एक मक्खी उड़ी और दर्द भरी भिनभिनाहट के साथ जाकर खिड़की के कांच से टकराई। उसी पल उसे खिड़की और छोटी सी अलमारी के बीच वाले कोने में दीवार पर लबादे जैसी कोई चीज लटकी हुई नजर आई। वह लबादा यहाँ क्यों है, उसने सोचा। पहले तो नहीं था।
वह चुपचाप उसके पास गया और उसे लगा उसके पीछे कोई चीज छिपी हुई है। उसने सावधानी से लबादे को हटाकर देखा। वही बुढ़िया कोने में एक कुर्सी पर कमर दोहरी किए इस तरह बैठी थी कि उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह थी वही। वो उसके पास खड़ा झुककर उसे देखता रहा। डर गई है, उसने सोचा। उसने चुपके से फंदे में से कुल्हाड़ी निकाली और उसकी खोपड़ी पर एक वार किया, फिर दूसरा। लेकिन अजीब बात थी कि वह हिली तक नहीं, मानो लकड़ी की बनी हो। वह डर गया और पहले से भी ज्यादा झुककर और भी पास से उसे देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने भी अपना सर और नीचे झुका लिया। वह एकदम जमीन तक झुक गया और नीचे से झांककर उसके चेहरे को देखने लगा। अब उसका पूरा बदन दहशत के मारे ठंडा पड़ गया। बुढ़िया बैठी हंस रही थी, उसका सारा बदन बेआवाज हंसी से हिल रहा था और वह पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी हंसी उसे सुनाई न दे। अचानक रसकोल्निकोव को लगा कि सोने के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से हंसने और खुसफुसाने की आवाज आई। उस पर जुनून सवार हो गया और वह जोर लगाकर बुढ़िया के सर पर वार करने लगा, लेकिन कुल्हाड़ी के हर वार के साथ सोने के कमरे में से आने वाली हंसने और खुसफुसाने की आवाज और भी तेज होती गई। रही बुढ़िया तो वह तो हंसकर लोटपोट हो रही थी। वह वहां से भागना चाहता था, लेकिन गलियारे में लोग भरे हुए थे। हर फ्लैट का दरवाजा खुला था और बीच की खुली जगह में सीढ़ियों पर और सीढ़ियों के नीचे भी हर जगह लोग खड़े थे। सरों की कतारें। सब लोग देख रहे थे, लेकिन एकदम चुप। किसी बात की आशा करते हुए वे लोग एक दूसरे से सटे खड़े थे। उसके दिल को किसी चीज ने शिकंजे की तरह जकड़ लिया। पांव वहीं जमकर रह गए, किसी तरह वे हिल ही नहीं रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की और जाग पड़ा। उसने एक गहरी सांस ली, पर अजीब बात ये थी कि उसे लग रहा था वह सपना अभी तक चल रहा है। उसका दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर खड़ा एक आदमी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, गौर से उसे घूर रहा था। रसकोल्निकोव की आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थीं कि उसने उन्हें फिर बंद कर लिया। वह चुपचाप हिले डुले बिना पीठ के बल लेटा रहा। क्या मैं अभी तक सपना देख रहा हूँ? वह सोचने लगा और उसने अपनी पलकें जरा सी खोली कि कोई दूसरा न देख सके। वह अजनबी अभी तक उसे घूर रहा था। उसने अचानक संभल कर कमरे में कदम रखा, अंदर आकर सावधानी से दरवाजा बंद किया, मेज के पास तक गया, रसकोल्निकोव पर नजरें जमाए हुए पल भर के लिए रुका और चुपचाप सोफे के पास की कुर्सी पर बैठ गया। उसने पास ही फर्श पर अपनी टोपी रख दी और अपनी छड़ी पर दोनों हाथ टिकाकर उन पर अपनी थोड़ी टिका ली। जाहिर था कि वह जितनी देर भी जरूरी हो, इंतजार करने के लिए तैयार था। रसकोल्निकोव जहां तक उसे कनखियों से देख सका, वह आदमी अपनी जवानी की उम्र पार कर चुका था। बदन गठा हुआ था और चेहरे पर घनी भरपूर दाढ़ी थी, जिसका बहुत ही हल्का सुनहरा रंग लगभग पूरी तरह सफेद लगता था। कोई 10 मिनट बीते। अभी तक थोड़ी थोड़ी रोशनी थी, लेकिन झुटपुटा छाने लगा था। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सीढ़ियों पर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। बस एक बड़ी सी भिनभिनाती हुई मक्खी खिड़की के कांच से फड़फड़ा कर टकरा रही थी। आखिरकार हालत जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो रसकोल्निकोव अचानक उठकर सोफे पर बैठ गया। हाँ तो कहिए, क्या काम है? मैं जानता था कि आप सो नहीं रहे, सिर्फ सोने का बहाना कर रहे हैं, अजनबी ने शांत भाव से हंसते हुए अजीब ढंग से जवाब दिया। मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अर्कादी इवानोविच स्विद्रिगाइलोव।